Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज की जो वीडियो होने वाली है हमारे पास आज क्लास नंबर 11th होने वाली है। इससे पहले हमने 10 क्लास कर ली है और 10 क्लास के अंदर हमने क्या राजस्थान ज्योग्राफी का जो ब्रीफ क्या वो से ब्रीफ नहीं कह सकता मैं, कॉम्प्रिहेंसिवली हमने सारा टॉपिक कवर किया था। हमने प्रीवियसली ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था अच्छी तरह से, हमने क्लाइमेट्स पढ़ लिया था, हमने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लिया था, बहुत डिटेल्ड में पढ़ा है। तो अगर वो चीज़ भी पढ़नी है तो देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अगर आप स्टार्टिंग से आ रहे हो, मतलब अगर एकदम नई नई फ्रेश आप अगर वीडियो दे रहे हो या न्यू व्यूवर हो मेरे चैनल के इस वीडियो पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। बट मेरा ऐसा पर्सनल सजेशन है कि जो पहले मैंने वीडियोस बनाई ना, वीडियोस एक बार देख लो, ठीक है ना, क्योंकि वो जब देखोगे ना तो आपको क्या एक परफेक्ट ओवरव्यू या एक तरह से क्या है ऊपर तरीके से आपको ध्यान पड़ जाएगा मैं चीज़ें बताने क्या वाला हूँ, या जो चीज़ बताऊंगा आपको पहले पता होगी। जैसे अभी मैं यहाँ पर आज फॉरेस्ट के बारे में पढ़ूंगा, मतलब फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान। अब मैं अगर फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान पढ़ूंगा तो साफ साफ उसमें पढ़ूंगा कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एवरग्रीन कहाँ पर होते हैं, डेजर्ट वाले फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, जो कि हम एराइड फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये अगर चीज़ कब पता होगी, जब आपने प्रीवियसली आपने फिजियोग्राफी पढ़ी हो, ठीक है। अगर फिजियोग्राफी पढ़ी हो तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ी हो तो आप यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मेन मेरे चैनल में ये है मेन मोटो कि जो भी चीज़ें राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड वो सारी चीज़ मैं यहाँ बताऊंगा, और ये सारे एग्जाम्स के अंदर बहुत हेल्पफुल रहेगा। भले ही मैटर नहीं करता वो एग्जाम कौन सा 12th लेवल है या ग्रेजुएशन लेवल, मतलब आरएस के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंस है और छोटे से छोटे एग्जाम्स में भी इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो बस यही है, आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि कंटेंट जो भी पढ़ो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके ज़्यादा फैलाओ कि फ्री कंटेंट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहा, ठीक है ना। और ऊपर से कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, बीच में छोड़ने से कोई सेंस नहीं रहेगा, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि मैं जब बाद में जब जैसे थोड़ा टाइम बाद में मैं क्या क्वेश्चंस की सीरीज निकालूंगा, ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड, जिसमें आरएस के क्वेश्चंस पीवाईक्यू सारे डालूंगा। तो अगर आपने फिर पूरी वीडियो कंप्लीट नहीं करी तो आप वो क्वेश्चंस करोगे तो आपको लगेगा सर आपने पढ़ाया नहीं, क्योंकि आपने पूरा पढ़ा नहीं। तो चीज जितनी वीडियोस बता रहा हूँ सारा सारा पढ़ो अच्छी तरह से। कंटेंट ऐसा है कि देखो अभी मैं अकेला हूँ इसमें, तो इसलिए मैं क्या है अभी इसकी पीडीएफ और ये सब अवेल करा नहीं पा रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे क्लास देख रहे हो अभी, फोन में देख रहे हो, टैबलेट में देख रहे हो, लैपटॉप जहाँ भी देख रहे हो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी चीज़ बताता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो ताकि उसको आप सेव कर पाओ, ठीक है ना। हाँ भाई ये ध्यान रखना कि स्क्रीनशॉट जब लो तो इसको 1080 पिक्सल पे ही वीडियो देखो, या अगर आपका कनेक्शन ठीक ठाक है तो आप 720 पे तो एटलीस्ट देखो, ताकि ज़्यादा वीडियो है नहीं। और देखो अगर आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप वीडियो को क्या करो 2x पे देख लो, क्योंकि देखो टाइम ही मनी है, मतलब समझ लो टाइम इज मनी आज के टाइम पे। तो क्लास नंबर 11 फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान के फॉरेस्ट है तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको पता है राजस्थान में फॉरेस्ट कम होंगे एज कम्पेयर टू इंडिया के दूसरे जो भी स्टेट्स की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर हमारे पास डेजर्ट एरिया आ जाता है जो कि 60% ऑलमोस्ट राजस्थान का कवर करता है। मतलब हमने पढ़ा था कि अरावली के नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ इलाका, जो भी वेस्टर्न इलाका, ये सारा क्या आ जाता है रेगिस्तान में आ जाता है, मतलब ड्राई एराइड में। तो वहाँ पर क्या आपको फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे, तो वहाँ फॉरेस्ट मिलेंगे तो वो उस टाइप के मिलेंगे, थॉर्नी वाले या सिंपल रेड वाले, जहाँ पर डेजर्ट मिलेगी, या जो कॉमन कॉमन पेड़ होते हैं जैसे खेजड़ी है, कैक्टस है, या जायरोफाइट्स टाइप के जो पौधे मिलेंगे। अब मेन जो बीच में जो चीज़ आ जाती है वो क्या आती है, अरावली रेंज, ठीक है। इस अरावली रेंज के हिसाब से इसके जो साउथ ईस्ट और साउथ के अंदर या ईस्टर्न के अंदर जो भी चीज़ मिलेगी वहाँ पर अच्छी हरियाली मिल जाएगी। ईस्टर्न में मैं नहीं कह सकता, बट साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न में काफ़ी ज़्यादा हरियाली मिलेगी, ठीक है ना। और राजस्थान में कई ऐसी जगह भी मिलेगी जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, जो पूरे साल वहाँ पर अच्छा खासा बारिश होती है और अच्छे खासे वहाँ पर हरियाली होती है। जैसे मैं बात करूँ डूंगरपुर बांसवाड़ा की, थोड़ा बात जो झालावाड़ और बारां की बात कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, कहाँ पर क्या चीज़ मिलती है और कहाँ से हमको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो इसका एक प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना वो ऊपर जो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, वहाँ देख लो, सारी प्लेलिस्ट लिख जाएगी, आप उससे कर सकते हो। मैंने हिस्ट्री का भी एक वीडियो का कोर्स लगाया हुआ है, हालांकि वो चलो डिले में चल रहा है, बट उसको मैं कंप्लीट करूंगा जब राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी वीडियो ज़्यादा वीडियो में नहीं होगी, बट मुझे थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। अब ये मेरे बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, मेरा नाम विशाल कुमार कुमावत है, और बाकी ये जो चीज़ छोड़ो, ठीक है। फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो एक्चुअल में राजस्थान के अंदर ये जो डेटा मैं इसमें लिख रहा हूँ, जितना भी बताऊंगा आपको, ये सारा राजस्थान गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा मत समझना कि सर आप गलत बता रहे हो, मैं गलत नहीं बताऊंगा, एकदम एक्यूरेट बताऊंगा, पॉइंटों में भी गलतियां नहीं होगी, ठीक है। 2021 का जो डेटा लास्ट जो वहाँ पर अपलोडेड है वो मैंने यहाँ पर पोस्ट किया है,
ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो फॉरेस्ट की जब बात करते हैं तो फॉरेस्ट का क्या है, क्लासिफिकेशन होता है। हम हर चीज का पहले भी क्लासिफिकेशन पढ़ते थे, क्योंकि क्लासिफिकेशन से ही कोई चीज को तोड़ेंगे ताकि उसको हम आगे सीखेंगे। तो देखो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप से होता है। सबसे पहला जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन करेंगे वो हम करेंगे डिपार्टमेंट के हिसाब से, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, मतलब जो है उसके हिसाब से जो क्लासिफिकेशन था वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के टाइप के हिसाब से क्लासिफिकेशन, जिसमें मैं बताया था कि ड्राई फॉरेस्ट आता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट आता है, डेसिडियस फॉरेस्ट आता है, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आता है, या थॉर्नी फॉरेस्ट आता है, ये चीज़ पढ़ेंगे। और लास्ट वाला जो डिवीजन है ना, लास्ट वाला डिवीजन, वो हम एक नया तरह से जो डिवीजन होता है जिसके अंदर हम बता करते हैं कि फॉरेस्ट कितने डेंस है, कितने कम डेंस है, उसके हिसाब से ICER करके बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ISFR। ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके हिसाब से भी अकॉर्डिंग एक नया डिस्क्रिप्शन मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 3 क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्लासिफिकेशन है। तो ढंग से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। नाउ अभी लिखा हुआ है कि द टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया स्प्रेड ओवर 3285.30 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कि देखो राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान का हमने एक पूरा एरिया पढ़ा था, कितना था, तो जो एरिया पढ़ा था हमने राजस्थान का, तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ नीचे कि वो पढ़ा था हमने, एक से, हाँ ये आ गया हमारे पास। तो राजस्थान का एरिया पड़ा था 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमने पढ़ा था, किसका एरिया, राजस्थान का एरिया। अब राजस्थान का एरिया हमने ये पढ़ा था, तो इस राजस्थान के एरिया से कंपेयर करूं तो जो राजस्थान का टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है, 32,845.30। ठीक है, 32,845.3 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि हमको लगभग इसका कितना दिख रहा है, मतलब अगर मैं आपको चेक करके या आपको कैलकुलेट करके बताऊँ, कैलकुलेट नहीं करूँ, ऐसे ही अंदाजे से लगाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ का 10% के आसपास दिख रहा है, 10% से नीचे होगा। तो जस्ट इसके नीचे मैंने लिखा है कि अकाउंटिंग 9.60 ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। ठीक है ना, तो मतलब टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 3,42,239। इसका 9.6% एरिया कितना अपना यहाँ पर राजस्थान में टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, क्या है टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इज 32,845। ठीक है ना, तो ये चीज होगी और 9.6% हो जाएगा अपना राजस्थान का। तो देखो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको जो जो चीज बताऊंगा क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ऑफ राजस्थान, तो इसमें ऑप्शन दे देंगे आपको ऐसे। तो देखो पॉइंटों में भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, 32,845.30 एग्जैक्ट याद करो। फिर पूछ सकते हैं स्टेटमेंट में कि ये राजस्थान का 10% करता है, या 9% करता है, या 8% करता है। तो एग्जैक्ट इसका आंसर क्या, 9.6% करता है राजस्थान के एरिया का। ठीक है, अब इसके अंदर आगे क्या लिखा हुआ है, द एंड 4.23% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि चलो मैं मान लेता हूं कि राजस्थान का इतना टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है 9.6% जो भी है राजस्थान का है, लेकिन अगर मैं इंडिया का कंपेयर करूं तो इंडिया कितना है 4.23%। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान का जो फॉरेस्ट है वो पूरे इंडिया के फॉरेस्ट का कितना परसेंट है, तो 43% है। और अगर राजस्थान का कितना परसेंटेज है तो 9.60% है। कितना है, 32,845.30। ठीक है, सिंपल चीज है, यहां पर मुझे लगता नहीं कि आपको कोई डाउट होगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953, राजस्थान का फॉरेस्ट एक्ट आया था 1953 में, स्टेट फॉरेस्ट हैज बीन डिवाइडेड अंडर 3 ब्रॉड हेड्स। मतलब कि पहला जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के हिसाब से क्लासिफिकेशन है तो वो अकॉर्डिंग टू राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से किया हुआ है। ठीक है, और वो बेसिकली 3 ब्रॉड डिवीजन में डिवाइडेड है। ठीक है, तीनों डिवीजन का नाम, पहला क्या है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और थर्ड है नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है, अब इन तीनों का मतलब होता है, इन तीनों का क्या इंपॉर्टेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है ना, तो आप ये याद रखो 3 में क्लासिफिकेशन, प्रोटेक्टेड, रिजर्व और नॉन क्लासिफाइड। नॉन क्लासिफाइड को कई जगह अनक्लासिफाइड भी लिखा होता है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये अनक्लासिफाइड भी लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है ना, ये अनक्लासिफाइड भी हो सकता है। तो अब क्या करते हैं, फटाफट रिजर्व फॉरेस्ट का बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है ना, तो इसको जब हाईलाइट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट, रिजर्व फॉरेस्ट। नाउ रिजर्व फॉरेस्ट की क्या क्वालिटी लिखी हुई है कि इसका पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि हमारा राजस्थान का जो एरिया उसका कितना परसेंट या उसका कितना एरिया हमारे पास इसके अंदर आता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा हुआ कि टोटल एरिया 32,845.3 में से ये 12,252 के आसपास आता है, जो कि अपने राजस्थान के टोटल का
राजस्थान की फॉरेस्ट एरिया के टोटल का 37.30% है, ठीक है ना। तो ये याद होना चाहिए कि रिजर्व फॉरेस्ट इतना है। नाउ अब देखो क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिजर्व फॉरेस्ट होता क्या है सर। मतलब एक्चुअली में क्लासिफिकेशन इस टाइप से किया गया था कि जो रिजर्व फॉरेस्ट की जब बात करते हैं तो रिजर्व का मतलब क्या होता है, संरक्षित, मतलब इसको हमने बचा के रखा है कि उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब ये होता है यहाँ पर जो दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, मतलब बिल्कुल ही मना है। जैसा मैंने तीसरी लाइन में क्या लिखा था, अंडर दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ट्री फेलिंग, कैटल ग्रेजिंग एंड एंट्री आर प्रोहिबिटेड। सिंपल सा चीज है, मतलब यहाँ पेड़ को नीचे गिराना मतलब पेड़ काटना, या ग्रेजिंग का मतलब जो भी हम भेड़ बकरी जो चराते हैं ना वो चीज मना करना, और किसी की भी एंट्री कराना वो सख्त सख्त मना है, बिकॉज ये रिजर्व फॉरेस्ट है। और यहाँ पर जो भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है उसका पूरी तरह से मतलब क्या कर सकता है मैं कि रिजर्वेशन, मतलब एक तरह से कह सकता हूँ कि उसकी सेफ्टी के लिए सेफ्टी मेजर्स काफी अच्छे डाले ताकि उसको प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि वो उसमें काफी सारी ऐसी ऐसी स्पीशीज मिलेगी, जैसे आपको टाइगर्स मिल जाएगी, जैसे आपको घड़ियाल मिल जाएंगे जो पतले मुंह वाले होते हैं। तो उन सबको क्या प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ये चीजें बनाई हुई। तो उसकी हम नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स की। तो बेसिकली फॉरेस्ट से रिलेटेड आपको बताता हूँ, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है हमने एक रिजर्व फोर्स बनाया हुआ पॉइंट करके, ठीक है ना। तो रिजर्व फॉरेस्ट करके हमारे पास कितने हैं 37.30%। और अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा रिजर्व जो फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो उदयपुर में दिखेंगे, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका भी आंसर डाल दो। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर अपने हिसाब से साइड में लिखूं रिजर्व फॉरेस्ट क्या है कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है ना। तो ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी का साफ साफ मना, आप कुछ नहीं कर सकते। कोई माइनिंग तो बहुत दूर की बात होगी, आप वहां जाके कैटल ग्रेजिंग फॉरेस्ट तक नहीं कर सकते। हाँ ये जरूर बात है एक्सेप्शन कि मैं कह सकता हूँ कि जो ट्राइबल लोग हैं जिनका मतलब घर और जिनकी जो सोसाइटी, जिनका जो कस्टम, जिसका जो ट्रेडिशन है वो अगर फॉरेस्ट से ही चलता है, फॉरेस्ट में ही रहते हैं, तो उनके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं, उनके लिए मना नहीं, क्योंकि उनका रहन सहन ही वहीं पे और वो फॉरेस्ट को कंजर्व करना जानते हैं। तो उनके ऊपर कोई रेगुलेशन इतना नहीं बनाया हुआ है, बट ये जो हमने जैसे नॉर्मल पीपल है उनके लिए बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो ये चीज तो हमारे पास होगी, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट होगी। अब आगे बात करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट के बाद में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो मैंने बताया था। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट में आपको लगता है सर बात तो एक ही, बस डिफरेंस ये है कि रिजर्व फॉरेस्ट में कुछ भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में एक्टिविटी अलाउड है बट विदाउट परमिशन आप नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने यहां लिखा है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर कि इन सच फॉरेस्ट वुड कटिंग एंड कैटल ग्रेजिंग आर पॉसिबल विद परमिशन फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पर वुड कटिंग और कैटल ग्रेजिंग पॉसिबल है बट हमको परमिशन चाहिए। परमिशन मिलेगी अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से तो हम कर सकेंगे। यहाँ पर परमिशन देंगे ही नहीं क्योंकि सख्त मना है रिजर्व में, बट यहाँ पर हमको दे सकते हैं अगर हमने परमिशन ले ली। आप पूछ सकते हैं कि सर एक्चुअल में कितना एरिया कवर करता है, तो देखो एरिया देखते हैं यहाँ पर। तो देखो इट कवर्स 18,494, मतलब ये देखने से लगता है सबसे ज्यादा एरिया इसी का, क्योंकि इसका एरिया तो 12,252 था, तो इसका एरिया 18,454 है, जो कि मतलब 94, जो कि मतलब किसका है 32,845 का 56% है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 56, ठीक है। और इसका पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता, तो ये 12 के अंदर आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और क्वेश्चन बनेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहां मैं अगर साइड में लिखूं ब्रैकेट में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ विथ परमिशन, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहां पर अच्छी तरह से अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। तो प्रोटेक्टेड एरिया में और आपको रिजर्व्ड एरिया के डिफरेंस पता चल गया होगा। रिजर्व में आप कुछ नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड में कर सकते हो, बट यही है कि उसमें आपको परमिशन चाहिए। और यहां पर लिख देता हूं कि दिस इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा जो एरिया है इसके अंदर आता है, किसमें आता है प्रोटेक्टेड एरिया। अब लास्ट वाला पढ़ेंगे, लास्ट वाले का नाम है नॉन क्लासिफाइड या अनक्लासिफाइड। अब उसके नाम का मतलब चल गया कि हमको इतना ध्यान नहीं है, हम उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते, तो उसके अंदर क्या सारी चीजें अलाउड है,
कोई जरूरत नहीं परमिशन लेने की, कोई प्रोहिबिटेशन, कोई मतलब कानून वानून ऐसा कुछ भयंकर बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि नॉन क्लासिफाइड का दीज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन रूरल एरियाज। तो ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? रूरल एरिया में मिलते हैं, जिसमें ओरन लैंड करके बोलते हैं, गोचर लैंड हो गया, अलॉन्ग विद रूरल रोड्स, एम्प्टी लैंड्स, खाली जगह जितनी भी है जिसके अंदर पंचायत बनी हुई है। और इसका एरिया कितना अपने राजस्थान में? 2098.05 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि टोटल का 6.38% है। जहां पर ट्री फेलिंग मतलब ट्री को काटना, कैटल ग्रेजिंग करना आर नॉट प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब मना, तो मना नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीज भी आप यहां पर, तो यहां मैं लिख देता हूँ ह्यूमन प्रॉपर्टीज मतलब ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर क्लियर कर दी। तो सारे कॉन्सेप्ट हमने क्या कर दिए, तीनों जो डिवीजन है ये तीनों डिवीजन क्लियर कर दिए। अब इनकी लोकेशन बताऊँ ना, तो देखो इनकी लोकेशन के लिए कोई मैप नहीं है। आप गूगल में कहीं भी सर्च कर लो, कहीं भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट में कहीं भी सर्च कर लो कि ये जो क्लासिफिकेशन है ना, इस क्लासिफिकेशन का मैपिंग नहीं दिया हुआ। तो मैं इसमें मैप आपको बता नहीं सकता, बिकॉज कॉमन सेंस है कि जैसे मान लेते रणथंभौर का मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलता हूँ, ठीक है, रणथंभौर पढ़ लिया मैंने, मुकुंदरा हिल्स का पढ़ लिया, मुकुंदरा की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो भी नेशनल पार्क है वो मैंने बता दिया। तो वो पर्टिकुलर देखूँ तो वो जगह हमको कहाँ मिल रही है? हमारे पास हड़ौती रीजन में मिल रही है, और हड़ौती रीजन मिल रही है और वो रिजर्व फॉरेस्ट। लेकिन उसी के पास में अगर छोटी जगह जाऊँ, मतलब आप पास में, तो वो क्या मिल जाएगी हमको? प्रोटेक्टेड एरिया। और उसी के पास में जाऊंगा तो वहाँ हमको क्या मिल जाएगा? नॉन क्लासिफाइड एरिया। तो इसका मैपिंग नहीं कर सकते हम यहाँ पर। मतलब कहने का मतलब समझे नहीं आप? देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं ये कोई सिटी है, ठीक है, ये सिटी बनी हुई यहाँ पर, ठीक है, इस सिटी में इतना सा इलाका है, ठीक है, इस इलाके को मैंने बोला कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है, तो मैंने इसको क्या बोला? रिजर्व फोर्स मतलब रिजर्व फॉरेस्ट बोल दिया। ठीक है, और इसी के साइड में एक छोटा सा बना हुआ है जिसके अंदर इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मैंने इसको बोलता है दिस इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बाकी मुझे पता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितना भी दिख रहा है ये सारा फॉरेस्ट ही है, तो इन सबको मैंने क्या बोल दिया? नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है, तो नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट बोल दिया। तो अगर मैं अपने ज्योग्राफी बनाना चाहूँ मैपिंग के अंदर, तो ये तो एक डिस्ट्रिक्ट की बात होगी ना, इसलिए मैं हर डिस्ट्रिक्ट की बात अलग कर पाऊंगा, तो ये चीज़ बैठेगा नहीं। इसलिए क्या इसका मैपिंग में सिस्टम नहीं बनता। तो आपको बस ये अंडरस्टैंड समझ में आना चाहिए कि रिजर्व फॉरेस्ट कितने हैं? 37%, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितने? 56%, और लास्ट में नॉन क्लासिफाइड कितने हैं? 6.38%। और रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर कोई चीज़ अलाउड नहीं है, और प्रोटेक्टेड के अंदर परमिशन से आप अलाउ कर सकते हो, नॉन क्लासिफाइड के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन था, मैंने आपको इसका बता दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरा क्लासिफिकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉड क्लासिफिकेशन, या एक तरह से कह सकते हो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, या फॉरेस्ट के टाइप के हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट तरीके से आप पढ़ लो, क्योंकि जो पहले वाला पढ़ा था उससे क्वेश्चन बनता है, फिक्स आएगा। अगर ज्योग्राफी में फॉरेस्ट से क्वेश्चन आ रहा है तो पिछले वाले जो 3 टॉपिक पढ़े थे हमने वहां से क्वेश्चन आएगा, और एग्जैक्ट चीजों से क्वेश्चन पूछेगा, और पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अभी जो ये वाला क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर क्या है कि एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट लेके क्वेश्चन पूछ लेगा कि चलो ये डिस्ट्रिक्ट लिखी हुई है, ये डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर आती है, हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और इसके अंदर भी देखो ऐसा डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं कि कई कई जगह अलग अलग टाइप की चीज़ें लिखी हुई है, तो हमको कन्फ्यूज नहीं होना, आप मेरा कंटेंट ले लो, इससे आपको इनफ हो जाएगा समझने में। ठीक है, तो देखो अगर मैं फॉरेस्ट के हिसाब से बोलूँ राजस्थान में, तो राजस्थान में फॉरेस्ट 5 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, अब पांचों के मैंने परसेंट वाइज कैटेगरी भी आगे लिख दिया है। ठीक है, तो देखो पहला जो है हमारे पास है वो है एराइड ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। अब एराइड का मतलब आपको ध्यान पड़ गया अगर आपने राजस्थान का पहले वीडियोस पढ़ी है मेरे वाली, तो एराइड का मतलब ये हो गया कि हम सूखा मतलब रेगिस्तान जैसे इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल इन द सेंस आपसे कह सकता हूँ कि जैसे इक्वेटर की बात करते हैं, इक्वेटर पे जो भी कंट्रीज आती है वो सारी क्या होती है? ट्रॉपिकल होती है। और इक्वेटर पे काफी कंट्रीज जो रेगिस्तान के अंदर है, तो उनका जो रेगिस्तान वाला जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट बोल रहे हैं हम। ठीक है ना, तो वो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एराइड ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। फिर मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट। मिक्स डेसिडियस मतलब ड्राई और वेट। वेट तो यहाँ मिलता नहीं, बट ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, थोड़ा बहुत वेट का मैं कह सकता हूँ, पूरा नहीं प्योरली, प्योर वेट तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, वो मिक्स बन सकता है हमको। ड्राई टीक फॉरेस्ट। ड्राई टीक मतलब उसके अंदर टीक और बैम्बू दोनों के एक साथ ही होते हैं, जहाँ पर हरियाली अच्छी हो, बैम्बू और टीक अच्छी तरह से निकलती, थोड़ा माउंटेन एरिया। और सेमी एराइड। सेमी एराइड का मतलब हमको पता है क्या होता है? सेमी एराइड का मतलब क्या होता है कि जो एक्सट्रीम जो एराइड है, जो कि रेगिस्तान है, वहां से अरावली के बीच में जो ट्रांजिशन फेज हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? कुब्बड़ पट्टी।
ठीक है ना, सेमी एराइड वही वाला इलाका है, सेमी एराइड। और लास्ट में क्या है, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और जो नीचे वाले जो साउथ वाले या साउथ ईस्ट वाले जो फॉरेस्ट है जहाँ बारिश अच्छी होती है और पूरे साल एवरग्रीन रहते हैं, तो बस उसको क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और हम तो वैसे भी सब ट्रॉपिकल पे हैं, ट्रॉपिकल पे तो इक्वेटर वाले हैं, हम तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकलता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसलिए वो डूंगरपुर बांसवाड़ा का इलाका और थोड़ा सा झालावाड़ का इलाका उसी में आता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब डिटेल वाइज क्या करेंगे, सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो पहला क्या टॉपिक है, एराइड ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। क्या नाम है इसका, एराइड ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। तो पहले इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं, एराइड ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, ठीक है। अब पहले देखो क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान का कितना परसेंट लेता है, मतलब एरिया। तो देखो 2041.52 स्क्वायर किलोमीटर्स, मतलब 6.23% ऑफ राजस्थान फॉरेस्ट। अब देखो आपके मन में क्वेश्चन है, सर आप तो बोल रहे थे वेस्टर्न रीजन बहुत बड़ा है, मतलब जो एराइड रीजन तो बहुत बड़ा बताया था उसमें, इसमें तो आपने सिर्फ 6.26% ही बता दिया। तो देखो एक्चुअल में ये प्योरली डेजर्ट की बात कर रहा हूँ, तो डेजर्ट की बात प्योरली बाड़मेर का एकदम वेस्टर्न एरिया, जैसलमेर का एकदम वेस्टर्न एरिया, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, थोड़ा बहुत चूरू का आ जाएगा, थोड़ा बहुत बाड़मेर का आ जाएगा, थोड़ा जालोर का आ जाएगा, बीकानेर में थोड़ा छोटा छोटा एरिया, पूरा नहीं है। तो ये हमारे पास राजस्थान का 6.26% दिएगा, मतलब 24.52 किलोमीटर्स, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। ना ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन एराइड एंड सेमी एराइड रीजन ऑफ वेस्टर्न। इसका भी देखो एक्चुअल में इसलिए क्लासिफिकेशन थोड़ा टफ पड़ता है फॉरेस्ट का, क्योंकि आप मतलब इसमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, आप इसमें सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हो, एकदम एक्यूरेसी कहीं पे नहीं मिलेगी आपको। तो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट है, जैसलमेर है, पाली है, बाड़मेर है, जालोर है, चूरू है, बीकानेर है, और जैसलमेर भी इसमें लिखा नहीं तो जैसलमेर भी है। तो ये सारे हमारे पास इलाके किसके हैं, एराइड ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट में। और क्या लिखा हुआ, दिस एक्सटेंड फ्रॉम वेस्टर्न इंडो पाक बॉर्डर, तो ध्यान पड़ रहा है कि बॉर्डर से निकलेगा, और ग्रेजुअली मर्ज विद ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट ऑफ अरावली हिल्स एंड साउथ ईस्टर्न प्लेन। तो ये भी कॉमन सेंस पता है हमको कि मैं यहाँ बताता हूँ, अरावली की बात करता हूँ, इधर हमारे पास वेस्टर्न इलाका था और ये यहाँ से यहाँ के अंदर बीच के अंदर मिल जाता है, तो कॉमन सेंस है। यहाँ पर जो मेन स्पीसीज कौन कौन से मिलती है फॉरेस्ट की, एसासिया निलोटिका और प्रोस्पिस सिनेरेरिया, ठीक है ना। तो ये तो देखो बेसिक नाम से। और मैं अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पर जो अपने कॉमन लैंग्वेज में बताऊँ तो यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, देखो यहाँ मिलते हैं हमारे पास कि खिजड़ी, जो कि स्टेट हमारा ट्री है। खिजड़ी के बाद में क्या मिलता है, यहाँ पर हमारे पास मिलता है कैक्टस और सारे ज़ैरोफाइट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पर प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है। तो एराइड ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया। लास्ट में मैपिंग करेंगे तो आपको मैं थोड़ा बहुत और भी बता दूंगा। आगे बात करते हैं मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल में ड्राई भी हो सकते हैं, ठीक है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो पहला तो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ नाउ। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो 92.86 मतलब 9292.86 किलोमीटर्स, मतलब 28.38% ऑफ राजस्थान ये कवर करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब फॉरेस्ट एरिया का जो फॉरेस्ट एरिया कितना है 32,845.3 स्क्वायर किलोमीटर, उसका 28% राजस्थान के अंदर मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट कवर करता है। अब मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलेगा, दिस इज मोस्टली फाउंड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, जिसमें चित्तौड़गढ़, कोटा, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा का नॉर्थ एरिया, डूंगरपुर का नॉर्थ एरिया, बारा का थोड़ा सा नॉर्थ एरिया, थोड़ा सा झालावाड़ का एरिया, ये सब डिस्ट्रिक्ट क्या आ जाएगी, मिक्स डेसिडियस के अंदर आ जाएगी। यहाँ पर एवरेज रेनफॉल 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी और अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द फॉरेस्ट कवर ये करते हैं, ठीक है। तो मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में भी आपको डिटेल कंप्लीट होगी। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, हम यहाँ पर हम बात करेंगे सेमी या सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट से आपको ध्यान पड़ गया कि ये पूरे साल यहाँ पर अच्छी खासी बारिश आती है, तो वो ही डिस्ट्रिक्ट जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में वहीं पे पाया जाएगा, और ये बहुत कम है राजस्थान में 1.64 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 0.39% है। नाउ दीज फॉरेस्ट विच आर मोस्ट अबंडेंट इन सेंट्रल इंडिया, मतलब सेंट्रल में इसलिए अबंडेंट, सेंट्रल इंडिया से ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे काफ़ी सारे, गुजरात में मिल जाएंगे और महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। राजस्थान में कहाँ मिलेंगे, सिरोही में मिल जाएंगे, थोड़े से माउंट आबू के अंदर बात करो, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट फॉरेस्ट की बात करते हैं, फोर्थ नंबर है वो है सेमी एराइड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट।
अब ये सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान का एरिया कवर करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि यहाँ पर जो मैंने बताया था, जैसे एक सेकेंड, हाँ, ये अगर मैंने राजस्थान का मैप बताया था, मैंने आपको क्या बोला था, इतना सा जो पार्ट है ना छोटा छोटा, ये हमारे पास जो एराइड है, लेकिन यहाँ से लेके ये जो अरावली जा रही है यहाँ तक, ये हमारे पास सेमी एराइड ट्रॉपिकल थॉर्न, मतलब थॉर्न ही बोल सकता हूँ, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये इलाका सबसे ज्यादा कवर होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा डेजर्ट इलाका सबसे ज्यादा, मतलब कौन सा फॉरेस्ट इलाका सबसे ज्यादा कवर करता है, तो दिस इज लार्जेस्ट। कौन सा? सेमी एराइड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास 19,027.75 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि राजस्थान का 58.11% है। नाउ दोज फॉरेस्ट मोस्टली फाउंड इन द सेमी एराइड रीजन। तो ये बताया था एक्चुअल में कि सेमी एराइड रीजन में आता है, फ्रॉम वेस्टर्न डेजर्ट टू अरावली रेंज, मतलब वेस्टर्न डेजर्ट से लेके अरावली रेंजेस के जो बीच में जो भी इलाका आएगा वो सारा सेमी एराइड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आएगा। ठीक है, और आज का जो लास्ट, मतलब आज का नहीं, इस सेशन का, मतलब इस टॉपिक का लास्ट क्लासिफिकेशन क्या है कि ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट हो गया हमारे पास लास्ट, जो भी इंपॉर्टेंट मतलब इसलिए है कि ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर टीक और बैम्बू के प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे होते हैं, और ये राजस्थान का 2247.87 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 6.86% है, ये कवर करता है। ज़्यादातर ये चित्तौड़गढ़ के अंदर, उदयपुर के अंदर, कोटा के अंदर, आबू हिल्स के अंदर वहाँ मिलता है, और यहाँ पर टीक और बैम्बू ट्री काफ़ी ज़्यादा मिलती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी हमको यहाँ पर याद होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर 5th क्लासिफिकेशन में अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसकी जो मैपिंग है ना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, ताकि वहाँ पर आपको मैपिंग में अच्छी तरह समझ आ जाएगा। देखो बेसिकली इसमें क्वेश्चन क्या है, एकदम भयंकर क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे हिसाब से। देखो राजस्थान ज्योग्राफी जैसे पढ़ते हैं, तो इससे ज़्यादा बेटर ड्रेनेज में या किसी और में क्वेश्चन पूछेगा। अगर इसमें क्वेश्चन पूछ लिया तो हमको जो पहले पढ़ा था, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट, इस तीनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा कि इन चीज़ों में फ़र्क क्या है। फिर या तो ये पूछेगा, या ये पूछेगा ISFR की जो रिपोर्ट है वो पूछ लेगा। तो वो रिपोर्ट हम क्या पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद में पढ़ेंगे, जो क्या बोलते हैं ISFR। अब इस रिपोर्ट की जो फुल फॉर्म है वो मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ कि दिस ISFR, क्योंकि मैं रिपोर्ट तो बता दूंगा, आप बोलोगे सर ये क्या है, तो दिस इज इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट है ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2021 में हुई थी। उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ था 2021 के अंदर, ये हमारे पास हुआ था 15th। ठीक है ना, तो हमको याद होना चाहिए कि ये 15th संस्करण, मतलब 15th जो एडिशन था वो हुआ था। इसके अंदर हमको क्या, राजस्थान के बारे में जो फॉरेस्ट प्रोडक्शन है, जितने फॉरेस्ट बढ़े, जितने कम हुए, क्या पर क्या चीज़ हुई, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमको यहाँ पर चीज़ें बताइए। तो इसके हिसाब से ISFR के हिसाब से फॉरेस्ट कवर स्टेट का 16,654.96 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 4.87% ऑफ स्टेट्स ज्योग्राफिकल एरिया है। मतलब इसके हिसाब से तो कुछ अलग ही चीज़ बताइए। इसने तो ये बोला है कि 16,654.96 फॉरेस्ट कवर बताया। ठीक है, आपको फॉरेस्ट कवर ये बताया, और मैंने जो बताया था कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर उसमें कितना था, 32,845, बट इसमें कितना बताया है, 16,654, क्योंकि उसमें क्या है, डेजर्ट का भी इंक्लूड किया, इसमें डेजर्ट का वेरी इंक्लूड नहीं किया। ठीक है ना, तो इस चक्कर में क्या यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया। तो ये भी याद रखना, अगर ISFR के हिसाब से अगर मुझे फॉरेस्ट कवर पूछा जाएगा तो कितना है, 16,654.96 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर पूछा जाए कितना परसेंटेज करता है स्टेट का, तो स्टेट का ज्योग्राफिकल एरिया का 4.87% करता है। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट तरीके से शांति से आप कोई चीज़ पढ़ोगे तो आपको चीज़ें आ जाएगी, और नहीं तो आप क्या करते होगे, इसमें आप खोते रहोगे और आप फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। कन्फ्यूजन क्रिएट करना ही नहीं अपन को। ठीक है ना, तो इसके जो क्लासिफिकेशन कितने हैं ISFR के हिसाब से, 4 तरह की क्लासिफिकेशन है। सबसे मेन क्लासिफिकेशन है वेरी डेंस फॉरेस्ट। इसका मतलब ये है कि खूब सारा फॉरेस्ट, मतलब बहुत डेंस, हाईली घन, मतलब घना जंगल। फिर सेकंड आ जाता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मतलब घना है बट उतना नहीं जितना वेरी था। तो वेरी का मतलब ये हो गया एवरग्रीन फॉरेस्ट के आसपास बात कर रहा हूँ सॉरी। और मॉडरेटली बात कर रहा हूँ तो मतलब एवरग्रीन से और ड्राई के बीच में जो आता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। फिर बाद में क्या है, ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट मतलब थोड़े बहुत जो बचे हुए थोड़े से ड्राई, मतलब बीच में गैप मिल जाएंगे, जगह मिल जाएगी खूब सारी, एकदम भयंकर ही घनत्व जैसे नहीं होंगे। मॉडरेट में क्या होता है कि नॉर्मल, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप अगर अभी डूंगरपुर, बांसवाड़ा या झालावाड़ या कोट बारा गए हो, तो
बारां की या झालावाड़ के अंदर जंगल कैसे मिलेंगे आपको, अगर मैप से भी देखोगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा, एक भी पैच खाली नहीं मिलेगा, पूरे पूरे एक को एक पेड़ पड़े हुए हैं। तो वो तो हो गए वेरी डेंस। फिर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आप चलो अम, आप चले जाओ, जैसे मैं कह सकता हूँ कि टोंक चले जाओ, भीलवाड़ा चले जाओ, उदयपुर चले जाओ, सिरोही चले जाओ। तो यहाँ पर जब जाओगे ना तो आपको पेड़ काफी दिखेंगे, बट थोड़ा थोड़ा बीच में पैचेस दिखेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा से दिखेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। और ओपन फॉरेस्ट क्या होता है, ओपन फॉरेस्ट आप चले जाओ, नागौर चले जाओ, चूरू चले जाओ, पाली चले जाओ, बाड़मेर के ऊपर चले जाओ, बालोतरा चले जाओ, फिर फड़ौदी चले जाओ। तो यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, ओपन फॉरेस्ट मिलेंगे, तो बहुत बड़े बड़े गैप्स वाले फॉरेस्ट मिलेंगे। और लास्ट में क्या, स्क्रब्स। स्क्रब्स का मतलब यह होता है छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, जैसे मैं कह सकता हूँ कि कैक्टस होते हैं या खेजड़ी होती है, मतलब खेजड़ी छोटा नहीं होता, बट कैक्टस जैसे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, जो रेगिस्तान में उगते हैं या कहीं पे भी उगते हैं, वो हम क्या बोलते हैं, इसको स्क्रब बोलते हैं। तो बेसिकली आईएसएफआर के हिसाब से क्या, पौधे के उगने के हिसाब से इन्होंने क्लासिफिकेशन की, तो 4 पे किया है। हम इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे, कितना परसेंटेज ये कवर करते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला मतलब अभी का पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो क्या है, वेरी डेंस फॉरेस्ट। इसके नाम से हमको ध्यान पड़ रहा है कि यहाँ पर जो मतलब फॉरेस्ट कवर होगा वो बहुत हाई होगा। तो द लैंड विथ फॉरेस्ट कवर हैविंग अ कैनोपी डेंसिटी ऑफ 70%। अब ये वर्ड आपको दिख रहा है कैनोपी डेंसिटी, इसका मतलब क्या, देखो कैनोपी डेंसिटी इन सेंस, जैसे मान लेता ये पेड़ बनाया मैंने, ठीक है, इस पेड़ का मैंने ये बनाया, इसका ऊपर वाला पार्ट, एक मैंने पेड़ बनाया यहाँ पर, ठीक है, और इसका मैंने ये वाला पार्ट। अब कैनोपी का मतलब ये होता है कि जो पेड़ बनता है उस पेड़ की जो छाया होती है ना वो कितनी बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर छाया का मतलब वो 10 सेंटीमीटर गिर रही है जो हमारे पास, लेकिन यहाँ की छाया देख रहा हूँ तो यहाँ गिरनी 50 सेंटीमीटर, तो आपको कैनोपी किससे ज्यादा मिलेगी, इसकी। मतलब ये मतलब जो क्या बोलते हैं, कवर, कवर जो होता है ना अपने पास फॉरेस्ट का जो कवर, मतलब जो पेड़ों का, वो कैनोपी इसकी ज्यादा होगी। तो ये तो मैंने एक पेड़ बनाया, मान लेते हैं यहाँ पर दूसरा पेड़ बना, इसका ऐसा बना हुआ है, ठीक है, दूसरा पेड़ तो इसका ऐसा बना हुआ, तो हमारे पास यहाँ पर कवर का जो इलाका है नीचे वाला ही बढ़ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कैनोपी डेंसिटी। जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट, ये है क्वालिटी। तो वेरी डेंस में क्या होगा, इसकी कैनोपी 70% होगी, एंड 70% से भी ज्यादा हो सकती है, तो इसको क्या बोलते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, या वीडीएफ बोलते हैं शॉर्ट में। राजस्थान के अंदर ओनली 78.15 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ वेरी डेंस फॉरेस्ट परसेंटेज आर फाउंड। ठीक है, तो राजस्थान में सिर्फ 78.15 स्क्वायर किलोमीटर मिलता है, जो कि 0.02% जोग्राफिकल एरिया का। तो देखो बहुत कम मिलेगा राजस्थान में, नेचुरली बहुत कम मिलेगा। मैंने आपको जो लोकेशन बताई ना वहां मिलेगा, बट इतना नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा बट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, उसका नाम है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। अब मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के अंदर खासियत ये है कि थोड़ा सा क्या, कैनोपी कम हुई, कितने होगी, 40 से 70%। ठीक है ना, तो इसकी जो कैनोपी डेंसिटी होगी किसकी, मॉडरेट की, 40 से 70%। ठीक है, फिर बाद में राजस्थान के अंदर कितना एरिया कवर करता है, तो देखो दिस कवर्स 4368.65। ठीक है, और ये हमारे पास 1.28% है जोग्राफिकल एरिया का। तो ये भी बहुत कम करता है कवर। ठीक है, ये मैं मोस्टली कह सकता हूँ कि अरावली से जो नीचे उतरते हैं अपन साउथ ईस्ट रीजन में, तो वहां वाले सारे इलाके आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला क्लासिफिकेशन करेंगे थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या, ओपन फॉरेस्ट, जो मैंने आपको बताया बहुत सारे पैचेस मिल जाएंगे आपको, और ये क्वांटिटी भी ज्यादा मिलेगी आपको। ठीक है, तो द लैंड ऑफ फॉरेस्ट कवर हैविंग कैनोपी डेंसिटी ऑफ 10 to 40%। इनकी कैनोपी डेंसिटी कितनी है, 10 से 40। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन फॉरेस्ट। राजस्थान में 12,208.51 स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करता है, जो कि हमारे पास टोटल जो फॉरेस्ट एरिया जो कि 16,000 के आसपास है उसका 3.57% है। ठीक है, और लास्ट हम बात करेंगे स्क्रब्स की, या श्रब्स है, ये स्क्रब्स नहीं है, श्रब्स बोलना था मुझे, यहाँ पर श्रब्स लिखना था। दिस इज व्हाट, श्रब्स। ठीक है ना, ये श्रब्स है, स्क्रब्स नहीं है। आई थिंक दिस इज श्रब। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि द डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड विच हैव अ कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10%, जिनकी कैनोपी डेंसिटी कितनी है, 10% से कम, उसको क्या बोलते हैं, श्रब बोलते हैं। राजस्थान में ये भी 4,808 स्क्वायर किलोमीटर है, इसका परसेंटेज 1.41 है। ठीक है, तो आगे चीज लिखी हुई नहीं, बट आगे मैं बता देता हूँ। आपको ध्यान पड़ रहा है कि 3.5% और 1.4%, ऑलमोस्ट 5 के आसपास, 5 और ये 6, और ये हमारे पास तो ऑलमोस्ट 6% के आसपास ही मैंने आपको बताया कि ये चारों 6% ही कवर करते हैं। मतलब ये चारों मिलके ओनली 6 to 7% कवर, तो 6 to 7% कवर करते हैं। तो बाकी जो रेस्ट बचा, मतलब इसका 6 to 7% है 16,000 का, बाकी जो बचा कितना बचा, 93 से 94, कितना, 93 से
94 कवर इज कॉल्ड एज बैरन लैंड। इन्होंने इनके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन है कि बाकी जो भी पड़ा हमारे पास वेस्ट लैंड बोल सकता, बैरन नहीं बोल सकता मैं उसको, चलो मैं वेस्ट लैंड लिख देता हूँ, वो थोड़ा एक तरह से कह सकता हूँ कि एक्यूरेट उसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि जो बाकी बचा हुआ उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, वेस्ट लैंड, ठीक है ना। तो बाकी जो बचा हुआ वेस्ट लैंड है, तो 6 से 7% में ये सारा हमारा फॉरेस्ट का कवर हो रहेगा ISFR के हिसाब से। देखो जब हम बाद में जैसे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे राजस्थान का, तो उसमें क्या करूंगा मैं आपको लैंड्स के जो यूज़ है, जिसके अंदर हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि कल्टीवेशन लैंड कितनी है, वेस्ट लैंड कितनी है, हम यहाँ पर कितनी एग्रीकल्चर करते हैं, या इसी के अंदर एग्रीकल्चर जब पढ़ाऊंगा तो एग्रीकल्चर में आपको पूरी चीज़ क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ती। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच इज द मोस्ट या लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट विथ हैविंग द मोस्ट फॉरेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। उसके बाद में किसका आता नंबर, अलवर। उसके बाद में किसका आता नंबर, प्रतापगढ़। तो ये क्वेश्चन देखो 3 तक आप याद करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि तीनों के अंदर क्वेश्चन ऐसे जंबल में पूछ लेंगे या कुछ भी करके पूछ सकते हैं। देखो क्वेश्चंस कैसे भी बन सकते हैं, मैं बनाऊंगा आपको बताऊंगा, तो क्वेश्चंस तो कैसे भी बन सकते हैं। तो अगर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट देखा जाए, सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आएगा, उदयपुर। उसके बाद में आएगा अलवर, उसके बाद में आएगा प्रतापगढ़। फिर बाद में पूछा जाएगा कि सर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट बता रहे, सबसे ज्यादा कम फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, तो लीस्ट फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कम मिलता है चूरू के अंदर। अब चूरू के अंदर क्यों मिलता है, मैंने आपको उसका रीजन भी बताया वो अच्छी तरह से जब मैंने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाया था। क्योंकि चूरू के अंदर पानी का कोई स्रोत नहीं है, झुंझुनू में थोड़ी बहुत मिल जाएगी, बट चूरू में बिल्कुल पानी नहीं है। और वो एक जो कैनाल निकाली तो उससे थोड़ा बहुत पानी अब आ रहा है, बाकी चूरू में कुछ आशा ही नहीं। और चूरू के अंदर ना बादल आते हैं, ना बारिश होती ढंग की, कोई मतलब नहीं कि चूरू एक तरह से कह सकता हूँ बीच वाला पार्ट है जो बीच में रह गया। क्योंकि अरावली के थ्रू इधर पानी मतलब चला जाता है बादल राइट साइड के अंदर, और लेफ्ट साइड में ऊपर चला जाता है, लेकिन चूरू में कुछ होता नहीं। इसलिए चूरू के अंदर क्या है, सबसे कम फॉरेस्ट मिलते हैं। और उसके बाद में सबसे कम कहाँ मिलते हैं, उसके जस्ट पास में हनुमानगढ़ के अंदर, और उसके बाद में जोधपुर में। आप अगर कहोगे सर जैसलमेर में मिलते हैं, नहीं जैसलमेर में मिल जाते हैं। जैसलमेर देखो फॉरेस्ट ही नहीं कहलाता ना, ये जो चीजें निकलती है डिस्ट्रिक्ट वाइज परसेंटेज निकलता है, तो परसेंटेज के हिसाब से चूरू के अंदर सबसे कम है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया चीज, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है कि 2023 के अंदर जैसा हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब थे अशोक गहलोत जी, तो उनके टाइम पे कुछ क्या है, राजस्थान के अंदर फॉरेस्ट पॉलिसी एक निकली थी, राजस्थान फॉरेस्ट पॉलिसी। अब उस पॉलिसी के बारे में देखो ऐसा है कि एग्जाम में क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर घुमा फिरा क्वेश्चन आ सकता है अगर RS के अंदर पूछा जाए, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते। क्योंकि इसमें डायरेक्ट तो सिर्फ एफिशिएंसी पूछेगा, ये बता सकता है कि राजस्थान में पहले फॉरेस्ट कवर था, वो पहले से कितना बड़ा या कम हुआ वो उनको पता है। तो ये रिपोर्ट ये निकली थी, इस रिपोर्ट को निकालने से इनकी नई फॉरेस्ट पॉलिसी निकली। पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो राजस्थान फॉरेस्ट पॉलिसी तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पर यूट्यूब में किसी ने अभी तक बताई होगी, बट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा सा ये मैं जितना भी कंटेंट बता रहा हूँ सब मैं राजस्थान की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वहीं से निकाला, ठीक है ना। नाउ द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट एक्चुअली इंक्रीज्ड बाय अराउंड 82 स्क्वायर किलोमीटर्स फ्रॉम 2017 टू 2021, मतलब 2017 से 2021 के बीच में 82 स्क्वायर किलोमीटर्स का अपना फॉरेस्ट इलाका बढ़ गया। बहुत अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात ही अपने, मतलब अगर ग्लोबली क्या कहूँ तो जैसे अभी आज के प्रेजेंट सिनारियो के अंदर जो अपने जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका देखो उसका तोड़ यही है कि आप जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्लांटेशन करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज करो, ताकि हमारी जो ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाए। तो उसके लिए तो ये अच्छा ही है, भली 42 मतलब 82 स्क्वायर किलोमीटर्स ही हुआ, बट एटलीस्ट हुआ, ऐसा तो नहीं डिग्रेड हो गया। क्योंकि कई जगह दुनिया में जाओगे ना डिग्रेड ही हो रहा है, इंडिया में भी कई जगह जाओगे तो फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। अपने यहाँ पर फॉरेस्ट क्या हुआ, 82 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा, हाँ थोड़ा कम बढ़ा। हमको क्या जरूरत है कि थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने से, ताकि और तेजी से बढ़े। नाउ देर इज नाउ क्लियर नीड टू प्रोवाइड मच नीडेड मोमेंटम टू एफर्ट्स टू बीइंग मेड इन दिस डायरेक्शन। यही चीज़ मैंने बताई है कि और ज़्यादा हमको क्या चाहिए, यहाँ पर मोमेंटम चाहिए, खूब सारे एफर्ट्स चाहिए, ताकि इस डायरेक्शन में हम यहाँ पर बढ़ते रहें। Now in June 2023, राजस्थान फॉरेस्ट पॉलिसी हैज बीन ब्रॉट आउट बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी कब लाई थी, जून 2023 के अंदर, ठीक है। द पॉलिसी एम्स टू इंक्रीज वेजिटेशन कवर टू 20% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया विद इन नेक्स्ट 20 years with a special focus on increasing vegetation
कवर आउटसाइड द फॉरेस्ट। तो इसका जो एम था वो क्या था, एक तो वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर मतलब जो हम फार्मिंग करके जो चीज़ें उगाते हैं जिससे हम प्रोडक्शन करके अपना पेट भरते हैं, उन चीज़ों को 20% तक बढ़ाने का इसमें टारगेट रखा गया। कब? अगले आने वाले 20 सालों के अंदर, ठीक है। और स्पेशली फोकस किया गया कि जो वेजिटेशन आउटसाइड द फॉरेस्ट है उसको बढ़ाने के लिए। मतलब देखो, फॉरेस्ट के अंदर वेजिटेशन होती है वो दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट को हम कंजर्व करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर चीज़ें जो भी बन रही है उसको क्यों तोड़े? उसको तो उगने दो ना, ताकि वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ की जो स्पीसीज है, जहाँ फ्लोरा फौना वहाँ पर अच्छा ग्रो कर पाए। तो उसके अलावा जो जगह है जहाँ पर हम फार्मिंग कर सकते हैं, जहाँ पर हम वेजिटेशन लगा सकते हैं, तो मेनली फोकस हमारा उसी पर होगा, मतलब जो इसको स्पेशल फोकस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि 20% तक हमको इंक्रीज करना है वेजिटेशन कवर विद इन 20 ईयर्स। आगे क्या लिखा हुआ है? तो विजन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी 2023 शैल बी अचीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल। अब कौन कौन से प्रिंसिपल है? पहला तो है प्रोटेक्शन एंड कंसोलिडेशन। प्रोटेक्शन मतलब बचाना, कंसोलिडेट मतलब सबको एक साथ इकट्ठा करना। दूसरा इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, मतलब इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, जो चीज़ें खराब हो गई, वेस्टलैंड बन गई, तो उसको वापस मतलब ऐसा बनाओ कि उसको वापस हम कुछ प्रोडक्ट बना पाए, मतलब उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सब जो मैं बोलता हूँ, पीपल्स पार्टिसिपेशन। अब पीपल्स का पार्टिसिपेशन ही मेन, मैं कह सकता हूँ कि एक गेम चेंजर बन सकता है, इशू मतलब पॉइंट बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हर स्टूडेंट्स, हर पेरेंट्स के बीच में अगर अवेयरनेस हो जाएगी कि बिना पौधों के मामला नहीं बैठेगा, पौधे मतलब फॉरेस्टेशन या जो भी प्लांटेशन करना बहुत ज़रूरी, अगर ये हर बच्चा समझ जाए या जो भी पढ़ रहा है समझ जाए, तो आप खुद इमेजिन करो कितना फ़र्क पड़ जाएगा, कितना डिफरेंस आ जाएगा। जैसे अभी मैं आपसे खुद पर्सनल अपने बताता हूँ, जैसे मैंने काफ़ी वीडियोज़ के अंदर भी एक इनिशिएटिव चलाया हुआ है, उसके अंदर ये होता है कि प्लांट ट्री, ठीक है। मतलब एक आदमी एक पौधा अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लगाए। मतलब कहने का मतलब ये, अगर इमेजिन करो आज राजस्थान में 6.85 करोड़ लोग हैं टोटल, ये 2011 के हिसाब से सेंसस है, 6.85 करोड़। तो मैं बोलता हूँ कि सब लोग तो नहीं कर पाएंगे, कुछ इसमें बुजुर्ग होंगे, कुछ हमने बच्चे होंगे। मैं ये कहता हूँ एटलीस्ट 1 करोड़, 6.85 में 1 करोड़ जो लोग होंगे, अगर वो 1 करोड़ लोग 1 करोड़ पेड़ लगा देवें, तो आप इमेजिन करो राजस्थान में कितना चेंज हो जाएगा। मतलब कहीं ऐसे एग्जाम्पल्स है राजस्थान के अंदर, जो वेस्टर्न इलाका है, मतलब जैसे रेगिस्तान वाला, जोधपुर हो गया, काफ़ी सारे इलाका वो, वहाँ पर लोगों ने लगाया है, सक्सेसफुल हुआ है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पाली, पाली के अंदर रानी डिस्ट्रिक्ट है, रानी के अंदर 1 लाख पेड़ लगे हुए हैं, लगाए हैं नीम के पेड़ हाथों से। और आज टाइम जाके देखो वहाँ का मौसम, वातावरण, बारिश अच्छी आती। तो हर चीज़ का फ़ायदा ही होता है पौधे लगाने से। और पौधा लगाना एक तो अच्छा ही लगता है, मतलब कि बंजर है अपने यहाँ पर, बिना पौधे तो अपने घर भी देखो इतनी लेवल की बनती है। तो उसका इलाज पौधा ही लगाना है। आपसे भी सबसे सजेस्ट यही करता हूँ, पौधे लगाओ, ताकि बहुत फ़ायदा रहेगा सबके लिए, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है इसके, देखो 6 पॉइंट्स लिखे हैं प्रिंसिपल्स, वो मैंने यहाँ वापस बता देता हूँ। पहला है वही प्रोटेक्शन एंड कंसोलिडेशन, सेकंड इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, थर्ड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी काम करो लेकिन उससे किसी चीज और चीज़ को दिक्कत नहीं हो। जैसे कहते हैं ना कि मैं अगर मान लो कि कुछ मुझे काम करना है, ठीक है, मैंने काम कर दिया, तो उससे मुझे किसी और को दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मैं तो मेरा काम करता चाहता हूँ। तो ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी और से दिक्कत हो। सस्टेनेबिलिटी मतलब सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से मतलब काम करो। जैसे अगर मैं फॉरेस्ट में बताऊँ, यहाँ पर क्लाइमेट के अंदर, तो जो फैक्ट्रीज में सामान बनते हैं तो उससे क्या काफ़ी सारा पॉल्यूशन होता है। अब पॉल्यूशन से पता है ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो हमारा देखो, अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि फैक्ट्रियाँ वैक्ट्रियाँ सारी बंद हो जाए। अगर फैक्ट्रियाँ सब बंद हो जाएगी तो हमारा ह्यूमन जो सेटलमेंट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ज़रूरी तो है फैक्ट्रियाँ सारा चलना, लेकिन कुछ इसमें ऐसा अल्टरनेटिव निकाले हैं कि वो पॉल्यूशन कम हो जाए, वो जो वेस्ट निकल रहा है उसको हम डिस्प्लेस कर दें। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। काम करना पड़कर बिना किसी बैकलॉग के, बिना किसी गलती के। दूसरा एक्सपांशन, इस चीज़ को बढ़ा दो। मतलब जो फॉरेस्टेशन जो हम चीज़ें बता रहे हैं, फॉरेस्ट पॉलिसी बता रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, अवेयरनेस बढ़ा दो। दूसरे एविडेंस बेस्ड अप्रोच। एविडेंस बेस्ड अप्रोच का मतलब ये होता है कि हमारे पास एविडेंस का मतलब आपको पता सबूत होता है, बट एविडेंस बेस्ड अप्रोच का मतलब ऐसा, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट रिसेंटली बताया कि हमारा जो कवर है 2017 से 21 के अंदर 82 किलोमीटर बढ़ा। तो लोगों को ये चीज़ एकदम अवेयर होगी, अरे हाँ ये तो बढ़ गया, बढ़ा कैसे? तो लोगों को लगता है कि हम नहीं बढ़ा सकते, बट बढ़ता है एक्चुअल में, अगर हम थोड़ा सा इसमें काम करें। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये एविडेंस हमको पता चलेंगे तभी तो हम आगे इसको पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसी से हम क्या करेंगे, 6 पॉइंट जो हमारे पास क्या है, पार्टिसिपेशन। तब ये सब चीज़ें हमारे पास आ गई तो हम क्या करेंगे, पार्टिसिपेट। अब पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो एक आदमी बैठ के क्या ही कर सकता है? इस चीज़ में सबको पार्टिसिपेट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, दो देखो मैप लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब देखो वो वाला मैप तो ये हमारे पास, इसमें मैं बताऊंगा नहीं ज़्यादा आपको, बट ये जो है हमारे पास मैप मिला था मुझे, ये मतलब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वहाँ से मुझे मैप मिला था। ठीक है, तो हमारा वीडियो तो एक्चुअल में एंड हो गया है, थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। अब ये मैप क्या लिखा हुआ है, इसका देखो पहला पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट विद बाउंड्रीज, प्रोटेक्टेड एरियाज, कंजर्व रिजर्व। फॉरेस्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि रिजर्व, प्रोटेक्टेड, अनक्लास, तीन में डिवीजन है। अब येलो लो कहाँ दिख रहा है हमको, येलो येलो सब यहाँ दिख रहे हैं थोड़े थोड़े से, ये दिख रहे थोड़े थोड़े से, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो देखो आपको दिख रहा होगा, आपको आपको समझ में आ गया कि मैं आपको मैपिंग क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैपिंग बताना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये जो रिजर्व जो बता रहा हूँ आपको, रिजर्व काफ़ी जगह मिलेंगे अलग अलग, अब हर चीज़ में बता नहीं सकता। प्रोटेक्टेड एरिया भी काफ़ी जगह मिलेंगे, बट आपको तो भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये अरावली रेंज, इसके इस तरफ ही आपको ज़्यादातर फॉरेस्ट मिलेगा एरिया, रिजर्व या प्रोटेक्टेड। इसके इस तरफ बहुत रेयर मिलेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ बीकानेर का, अनूपगढ़ का थोड़ा पार्ट आ गया, यहाँ पर अपने पास बलोत्रा का पार्ट आ गया, ये सांचौर का पार्ट आ गया, ये जोधपुर का मेन जोधपुर हो गया। ठीक है, और ये थोड़ा सा झुंझुनू के इसमें सिक्के वाला इलाका है, तो ये चीज़ हमारे पास थोड़ी सी मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको अच्छी तरह से सेव कर पाओ अपने नोट्स के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स और जितना भी जो फॉरेस्ट से रिलेटेड या जो भी फ्लोरा फोना है राजस्थान से रिलेटेड, वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे, वहाँ डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।